जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम एनालिसिस यहां पर चल रहा है। 11 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो गए हैं और पहली शिफ्ट के गणित के सभी सवाल हम देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पूरे 10 सवाल गणित के जो आज आए थे उनको हमने सॉल्व किया था। उसके पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था, जीएस के सारे क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम गणित के बाकी के जो सवाल हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर हमारा चैनल किस नाम से है वो मैं आपको अंत में वीडियो में बता दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। देखिए 11वां प्रश्न जो है आपका वो प्रायिकता को लेकर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो दोनों पर विषम यानी कि ऑड आने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या है। तो देखो प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता का फॉर्मूला यह होता है कि अभीष्ट परिणामों की संख्या, यहाँ पर की संख्या भी लिखना था मुझे, बटे कुल परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। अभीष्ट का मतलब जो हमको चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि जब हम दो पासों को फेंकते हैं तो दोनों पर विषम संख्या आ जाए। तो ऐसे अभीष्ट परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। देखो दोनों पे विषम आ जाए तो हमने पहले देख लिया कि एक आपकी विषम संख्या है, तो इसके साथ विषम और आ जाए तो 1 और 1 हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है, 1 और 5 हो सकता है। अब क्या है, पहले वाले पासे पे मान लो 3 आ जाए तो 3 के साथ 1 आ जाए तो वो अभीष्ट हो जाएगा हमारे लिए परिणाम। 3 के साथ 3 आ जाए तो भी दोनों विषम है। 3 के साथ 5 आ जाए तो भी दोनों विषम है। ऐसे ही अगर 5 आ जाए पहले वाले पासे पर, दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पे 5 दूसरे पे 3, पहले पे 5 दूसरे पे भी 5, तो भी ये हमारा विषम विषम का जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभीष्ट परिणाम कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर हमने लिख दिया 9। और अब चूंकि हम दो पासों को फेंक रहे हैं, एक पासे में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 गुणा 6 यानी कि कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो 9/36 हमारा आंसर, यानी कि इनको काट देंगे तो 1/4 आंसर हो जाएगा। यदि आपको प्रायिकता में कुछ दिक्कत है तो मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा जो मैंने पहले बनाया था। प्रायिकता, क्रमचय, संचय, सब में से उसके शुरुआती लेक्चर में से ही सारी चीज़ें फंस जाती हैं व्यापम के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, कम्युनिटी टैब पर हम शेयर कर देंगे उसको। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको टिपिकली किसी किताब में मिलेगा कि ये फलाने टाइप का प्रश्न है। ये भी केवल और केवल भाषा पर आधारित प्रश्न है। क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि रमेश की आयु वर्ष 1990 में जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ तब 26 वर्ष थी। यानी रमेश की आयु पहले 26 साल थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ था। बताइए किस वर्ष रमेश की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। कौन से साल रमेश की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। इस सवाल को देखो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जो कि आयु के सवालों में मैं आपको बताता रहा हूँ हमेशा से ही, कि बेसिक कंसेप्ट ये है कि दो लोगों की आयु के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे मैं आपसे अभी 4 साल बड़ा हूँ तो हमेशा 4 साल ही बड़ा रहूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अगले साल 5 साल बड़ा हो जाऊँगा आपसे, आप उतने के ही रह जाओगे, आप भी बढ़ोगे मैं भी बढ़ूँगा। तो यहाँ देखो एक चीज बताओ, रमेश और रमेश की पुत्री की आयु के बीच में अंतर दिखाई दे रहा है आपको। देखो 1990 में रमेश की पुत्री 0 साल की थी, 0 एकदम उसी दिन पैदा हुई थी। तब रमेश 26 साल का था, तो रमेश की पुत्री और रमेश के बीच में जो आयु का डिफरेंस है वो 26 साल है, और ये आजीवन 26 साल ही रहेगा, हमेशा ये 26 साल रहेगा। ठीक है, अब उनने क्या बोल रहा है, हमको वो सन बतानी है जब रमेश अपनी आयु अपनी पुत्री से 3 गुना आयु का होगा। तो हमने मान लिया कि रमेश 3 गुना आयु का है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि रमेश की आयु 3 यूनिट है और उसकी पुत्री की आयु 1 यूनिट है। उस समय उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा बताओ, 2 यूनिट का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस 26 साल के बराबर होना चाहिए। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया, 26 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 13 साल। यानी पुत्री की आयु 1 यूनिट है, वो कितनी हो जाएगी, 13 साल की, और रमेश की आयु 3 यूनिट है, यानी रमेश कितने का हो जाएगा, 39 साल का। अब बताओ ये सन कब आएगी, जब पुत्री 13 साल की होगी। देखो 1990 में पुत्री आपकी कितने साल की है, 1990 में पुत्री आपकी 0 साल की है। अब 13 साल बाद कौन सी सन आ जाएगी, तो 13 और जोड़ देंगे, 2003 वह सन होगी जब रमेश अपनी पुत्री से कितना 3 गुना आयु में होगा।
आई बात समझ में? अगर आप समझ लोगे तो सवाल सिंपल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड है। क्षेत्रमिति के काफ़ी सवाल आए हैं। 14वां प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक तार है, उस तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। एक तार था, सीधा तार था लंबा ऐसा, उसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया, ऐसे वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया है। तो उसके द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल, ये घेरा हुआ क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि वो कह रहे हैं कि इसी तार को वर्ग के रूप में ना मोड़ के वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, तो ये जो घेरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ये बताना है। देखो यहाँ हम ये समझ गए कि ऐसे पहले हमने उसी तार को, पहले तार को वर्ग के रूप में लपेट दिया था, अब उसको हमको वर्ग के रूप में लपेटना है, तो घेरा हुआ क्षेत्रफल बताना है। घेरा हुआ क्षेत्रफल हम कब बता पाएंगे? तब बता पाएंगे जब हमको इसकी त्रिज्या पता होगी, क्योंकि क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का, ठीक है, सर्किल का। तो हमको त्रिज्या पता होगी, आर पता होगा तो हम तुरंत बता देंगे। तो हमको आर निकालना है। यहाँ एक चीज़ कॉमन है दोनों में। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों ही ये वर्ग यानी ये स्क्वायर और ये वृत्त दोनों उसी तार से बनाए गए हैं। यानी कि ये जो लंबाई है, ये रेड जो बनी हुई है, और ये जो लंबाई है, ये दोनों बराबर हैं। यानी कि जो वृत्त का परिमाप है वो जो वर्ग का परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो दोनों में समान क्या है? तार की लंबाई। तो तार की लंबाई निकाल लेते हैं कितनी है। तार की लंबाई कैसे निकलेगी? एक भुजा निकाल लें हम वर्ग की, तो वहाँ से हमारे तार की लंबाई निकल आएगी। हमको पता है कि ये जो वर्ग है ये कितना सेंटीमीटर स्क्वायर घेर रहा है? 484। तो 484 बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। ये 484 22 का वर्ग है। ठीक है, तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? तार हो जाएगा पूरा चारों भुजाओं का जोड़, यानी 4 है, यानी 88 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो 88 सेंटीमीटर तार की लंबाई आई है, तो वृत्त की परिधि भी 88 सेंटीमीटर ही होगी कि नहीं? क्योंकि तार तो वही है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हमने यहाँ पे रख दिया, या दूसरी तरफ 88 रख दिया। तो यहाँ से हमने काटा 44 से 2 बार और 7 उधर गया, तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि हमको ये आर निकालना था। इस आर की मदद से ही हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाते। वो आर हमने फाइंड आउट कर लिया। आर हमारा 14 आ गया। आर हमारा 14 आ गया, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की जगह 22/7 रखा, आर स्क्वायर की जगह 14 गुणा 14 लिख दिया, 7 से काट दिया। ओ शिट, ठीक है, यहाँ 14 गुणा 2 28 होना चाहिए था। ठीक है, ये गलती हो गई। इसका जस्ट डबल आंसर आएगा। कितना आएगा? सॉरी डबल नहीं आएगा, सही आया, सही है। देखो 22 गुणा 2 44 और 44 गुणा 14 कितना? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे के सवाल जो कुछ थे, आय और खर्च के अनुपात पर एक सवाल था, जिसका डाटा चूंकि 2-2 अनुपात दिए गए थे 3 लोगों का, तो उसका डाटा बच्चों पे नहीं रहा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल है। मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं, उसमें से पहला वाला लेक्चर भी अगर आप देख के चले जाओगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। ठीक है, टाइम एंड स्पीड से एक क्वेश्चन आया है जो कि ट्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, ज्योमेट्री में संगत कोण से संबंधित एक प्रश्न आया है, तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर आपको दोस्तों इन सारे जो आज जितने भी पेपर हुए हैं उनकी पीडीएफ चाहिए, जैसे कि जीएस के जो प्रश्न हैं, हमें पूरे 20 के 20 प्रश्न मिल गए। 19 प्रश्न तक मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ था। 20वां जो प्रश्न है वो बेजरा को लेकर है। बेजू बाजरा ये तानसेन के गुरु भाई हैं, तो इसी से रिलेटेड कुछ पूछा गया था कि किसने ग्वालियर में और संगीत की शिक्षा ली है, तो वो बैजू बाबरा थे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमारे जीएस के हमको पूरे मिल गए। ठीक है, गणित के अभी तक हमको एग्जैक्ट 14 क्वेश्चन मिले हैं 1 to 1, और अगर आप लोग भेज देंगे तो वो भी, साथ ही साथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जिसके भी जितने भी प्रश्न मिलेंगे उन सभी की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। तो टेलीग्राम पर आपको चैनल का नाम है तपोभूमि ब्रॉडकास्ट। आप तपोभूमि डालोगे तो ही आपको दिख जाएगा। लगभग 1500 लोग अभी वहाँ पे जुड़े हैं। ठीक है, तो तपोभूमि ब्रॉडकास्ट पर आप आ जाइएगा तो आपको इन सभी की पीडीएफ भी वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद, जय माता दी।